एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पॉलिटी सब्जेक्ट की आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले भी पॉलिटी की क्लास ली जा चुकी है, लेकिन आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास पूरी तरह से मैराथन होने जा रही है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी बीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आप स्टेट, पीसीएस, इवन यूपीएससी तक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, पूरा वीडियो देखकर ही जाइएगा। आगामी जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट की पहली मैराथन क्लास के पहले क्वेश्चन को। पहला प्रश्न क्या है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। निर्वाचित और नियुक्त दोनों में अंतर होता है, तो यहाँ पे निर्वाचित पूछा जा रहा है, नियुक्त नहीं पूछा जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। लेकिन यहीं पे अस्थायी, यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही होगा। यदि पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है अस्थायी अध्यक्ष, तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। BR अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में मिल जाएंगे, इवन यूपीएससी तक ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? पारित पूछा जा रहा है, लागू नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पारित कब किया था। तो जब पारित पूछा जाए तो ये पारित किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? संविधान सभा अंतिम रूप से संविधान सभा को कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत गणतंत्र कब बना? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान सभा पूर्णतः लागू हुआ था, उसी दिन भारत गणतंत्र बना था। क्वेश्चन सिर्फ पूछा जा रहा है, ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन को सिर्फ चेंज करके पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। जैसे ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन में क्या होता है कि जो सम्राट है उसी का बेटा बेटी आगे चल करके वहाँ का शासक बनेगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपने देखा होगा कि हर 5 साल बाद यहाँ पर चुनाव होता है और जनता के द्वारा शासक चुना जाता है। तो यहाँ पर वंशानुगत शासक व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। आई होप आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसमें थी, जब संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ है तो 395, यहाँ कितना 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद थे। और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ये थी 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था। तो 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। इसे ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? जो स्रोत हैं ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख करता है। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में मिलता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ये क्वेश्चन जो है पिछली बार यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया है। 2019 का जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या पूछा गया था? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञा से है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। 18वें का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? किस भाषा में कितनी भाषाएं हैं? तो पहले तो ये जान लीजिए 22 भाषाएं हैं। और इसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है 8वीं अनुसूची में। ये भी क्वेश्चन इजी है, पूछा जाता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। इतना इजी है कि ऐसे क्वेश्चन ही गलत होते हैं। तो याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ये है 10वीं अनुसूची में। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में। जो भी कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। दल बदल किसी भी एग्जाम में, आप यूपी टेट, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान है। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं? 21 क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भारतीय प्रावधान संविधान में रखे गए हैं 11वीं अनुसूची में। ये भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है। पीसीएस में तो पूछा ही जाता है, लेकिन यूपी टेट में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है भारत राज्यों का संघ है या फिर भारत, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि भारत किसका संघ है। तो याद रखिएगा, भारत राज्यों का संघ है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 में मिलता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23 हमारा प्रश्न क्या है? 23 हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो ये कही गई है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है अनुच्छेद 51 में कहा गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। ये डीपीएसपी उसी में ये आपको मिल जाएगा, ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 क्या क्वेश्चन है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये जारी करता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जो क्वेश्चन है, तो ये जारी करता है राष्ट्रपति अध्यादेश और 123 आर्टिकल 123 का संबंध अध्यादेश से है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 310, अनुच्छेद 310, 312, 314, 315। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 315 में। 25 का आंसर होगा अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है संघ एवं राज्यों के लिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। 25 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ये सम्मिलित करने का अधिकार है संसद को, राष्ट्रपति को नहीं है। राष्ट्रपति नहीं करिएगा, नहीं तो पहला ऑप्शन देखते ही राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति आप कर दें तो गलत हो जाएगा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, और इसी जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। 27 का आंसर होगा न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। 2 क्वेश्चन आपको मिल गया कि 1953 में ही आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, और राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1953 में गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1953 में, और वह राज्य था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो ये था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है, जो कि आपको कई बार बताया जा चुका है। 29 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1956, 1959, 1955, 1958।
तो इसका आंसर क्या होगा? 30 का ऑप्शन बी सही है। 1959 में पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है, 1959, याद रखिएगा 1959 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, ए एवं बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत एक ऐसा देश है जो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। पहले क्या था? सिर्फ भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, एक तो जम्मू कश्मीर राज्य का और दूसरे भारत का। लेकिन अब 370 अनुच्छेद के हटने के बाद अब ये प्रावधान पूरे इंडिया में लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर में भी अब एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। 31 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर होगा सभी के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 33 प्रश्न है। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये किस प्रकार किया जा सकता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी द्वारा। नागरिकता का परित्याग करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से भी, तीनों के द्वारा नागरिकता का अंत किया जा सकता है। यदि आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता आपको त्यागनी पड़ेगी, और सरकार द्वारा भी ऐसा किया जाता है, या आप स्वयं यहाँ की नागरिकता का परित्याग कर दें। तो ये सभी का सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? 34 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रमण क्रम या संपत्ति स्वामित्व। तो 34 का ऑप्शन डी सही है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए संपत्ति का स्वामी होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। आप अधिवास के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण कराकर भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और वंशानुक्रम के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन संपत्ति के स्वामित्व प्राप्त करने के बाद आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 1 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है। तो कितने वर्तमान में भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 एवं 27, 28 एवं 5, 27 एवं 8, 25 एवं 27। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जब ये पूछा जा रहा था तो ऑप्शन सी था, लेकिन अभी क्या है, प्रेजेंट की बात की जा रही है। तो अभी जो है भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे, लेकिन 2 और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो इसके बाद पहले 7 थे केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य थे, लेकिन 2 और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन जनवरी 2020 से भारत में एक प्रावधान के द्वारा 8 केंद्र शासित प्रदेश
और 28 राज्य हैं। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे प्रेजेंट पूछा जा रहा है तो अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी का अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये 12 से 35 अनुच्छेद में पूछा जाता है। और हम याद करके क्या जाते हैं कि अनुच्छेद 16 से 40 होगा, हम वैसे 14 से 35 याद रखते हैं। और ऐसे में क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप यकीन मानिए वही ऑप्शन सही करके आते हैं। लेकिन यहाँ 12 से 35 जो है वो नागरिकों के मूल अधिकारों से इसका संबंध है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 37 क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? ये प्राप्त हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, सिर्फ उच्चतम न्यायालय को? तो इसे परिवर्तित कराने का जो अधिकार है वो है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की जो शक्ति प्राप्त है वो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, दोनों को प्राप्त है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है किसमें है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। अनुच्छेद 19 क्लास 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लास 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 44 जो अमेंडमेंट हुआ था 44 जो अमेंडमेंट हुआ था उसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, 44 इसका आंसर होगा, 42 इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कैसा अधिकार है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 42 का आंसर ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद 21A के अनुसार शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार बन गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है, 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए मैंडेमस परमादेश, बी हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी को वारंटो अधिकार परीक्षा, डी उत्प्रेषण। तो इसका आंसर क्या होगा? 43 का आंसर होगा बी हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इसी रेट को दायर किया जाता है, हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। तो ये रहे आज के 43 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।